गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने पेटेंट शुरू किया था। कल का अगर मैं जिस दूं तो हमने पढ़ा था कि पेटेंट क्या होता है, पेटेंट की डेफिनेशन क्या है, पेटेंट किस इन्वेंशन को मिलता है, पेटेंट किस इन्वेंशन को नहीं मिलता है। सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कुछ केसेस पढ़े थे जहाँ पर पेटेंट हमें नहीं मिलता है। फिर हमने एक जनरल प्रोसीजर पढ़ा था पेटेंट का कि वंस वी हैव डिसाइडेड ऑन द इन्वेंशन कि क्या इन्वेंशन पेटेंटेबल है, उसके बाद का आगे का क्या प्रोसेस है। तो हमने पढ़ा था कि पहले बात तो पेटेंट की फाइलिंग होगी। अब जैसे ही पेटेंट की फाइलिंग होती है उसके 18 मंथ्स बाद हम पेटेंट का पब्लिकेशन करते हैं। अभी हम पेटेंट का जो पब्लिकेशन कर रहे हैं वो प्री ग्रांट पब्लिशिंग है। प्री ग्रांट पब्लिशिंग है यानी वो सिर्फ एप्लीकेशन का पब्लिकेशन करना। हम वो पब्लिकेशन क्यों करते हैं? ताकि जो भी लोग प्री ग्रांट अपोजिशन रेज करना चाहते हैं वो लोग प्री ग्रांट अपोजिशन रेज कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ में पेटेंटी क्या करता है, वो एग्जामिनेशन के लिए फाइल करता है। कंट्रोलर को बोलता है भाई साहब मैंने पेटेंट फाइल कर दिया है, मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, आप उसको एग्जामिन कर लो। जैसे उसका एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट आता है, कंट्रोलर एक एग्जामिनर अपॉइंट करके उससे एग्जामिनेशन करवाता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है। सेक्शन 13 और सेक्शन 18 में हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन करके कब रेफरेंस देना पड़ता है और कब रिफ्यूज़ल होता है। ठीक है, उसके बाद जब एग्जामिनेशन हो गया तो क्या होता है, पेटेंट या तो रिफ्यूज़ हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है। यानी पेटेंट की या तो ग्रांटिंग हो जाती है या फिर पेटेंट को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। जब पेटेंट की ग्रांटिंग हो जाती है तो उसके बाद पोस्ट ग्रांट अपोजिशन भी रेज किया जा सकता है। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कल अपन ने पढ़ा था कि 1 साल तक रेज किया जा सकता है। तो प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कब रेज किया जा सकता है और किन पॉइंटर्स पे रेज किया जा सकता है वो भी अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि पेटेंट की ग्रांटिंग हो चुकी है, पेटेंट की ग्रांटिंग हो चुकी है, उसका अपोजिशन आ चुका है। अपोजिशन के बाद कंट्रोलर डिसाइड करता है कि वो अपोजिशन के बेसिस में पेटेंट कंटिन्यू रखना है, अमेंड करना है, रिवोक करना है, क्या करना है उस पेटेंट का। प्लस आज हम कुछ रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आज अपन कंपलसरी लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे और पेटेंट किस सिचुएशन में ग्रांट किया जाता है वो पढ़ेंगे। चलो, कल का बस मैं इतना ही जस्ट दे रही हूँ, बाकी अपन ने कल काफी डिटेल में कवर कर लिया था सब कुछ। आज अपन शुरू करेंगे ग्रांट ऑफ पेटेंट से। ग्रांट ऑफ पेटेंट सेक्शन 43 कल अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 25 पढ़ा था, सेक्शन 25 पढ़ा था और सेक्शन 26 पढ़ा था कि अगर ओपोनेंट सही निकला, सपोज हमने उससे रॉन्गफुल ऑब्टेन किया है इन्वेंशन, तो फिर किस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं उस पेटेंट के साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ग्रांटिंग ऑफ द पेटेंट। ग्रांटिंग ऑफ द पेटेंट तो बोलता है कि जब कंट्रोलर सैटिस्फाइड है कि भाई जो एप्लीकेशन है वो करेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट निकली है वो सब करेक्ट है, एंड एप्लीकेशन इज नॉट रिफ्यूज्ड बाय द कंट्रोलर, एंड द एप्लीकेशन इज नॉट रिफ्यूज्ड बाय द कंट्रोलर if it is not in contravention to the provisions of act। यानी हमने एग्जामिनेशन कर लिया, हमको समझ आया एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज फेवरेबल टू द एप्लीकेंट, प्लस जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया था वो सब करेक्ट था, तो तब उस सिचुएशन में बोला जाता है दैट द पेटेंट शुड बी ग्रांटेड ASAP, यानी एज सून एज पॉसिबल। जब सब कुछ करेक्ट निकलता है ना तो पेटेंट की ग्रांटिंग हो जानी चाहिए ASAP, एज सून एज पॉसिबल। उसमें क्या होता है कि पेटेंट ऑफिस का सील लगता है, वो एप्लीकेशन में क्या लगता है, पेटेंट ऑफिस का सील लगता है। एंड जिस दिन भी पेटेंट ग्रांट किया जाता है, उस दिन पेटेंट के बारे में रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स में लिख दिया जाता है। मतलब हमने एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट फेवरेबल आई, हमको समझ आया कि कंट्रोलर के पास कोई भी ग्राउंड्स नहीं है फॉर रिफ्यूजल, प्लस देयर हैज बीन नो कॉन्ट्रवेंशन इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो पेटेंट शुड बी ग्रांटेड ASAP। जब पेटेंट ग्रांट होता है तो उसमें क्या लगता है, पेटेंट ऑफिस का एक सील लग जाता है, एंड जिस भी दिन ग्रांटिंग हुई है उस दिन वो पेटेंट ऑफ रजिस्टर में लिख दिया जाता है। ठीक है।
कंट्रोलर शैल पब्लिश द फैक्ट दैट द पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड। मैंने बोला था कि ग्रांट होने के बाद भी पब्लिकेशन होता है, तो भाई ग्रांट जैसे ही हुआ वो फैक्ट को कंट्रोलर को पब्लिश करना पड़ता है कि भाई हमने पेटेंट ग्रांट कर दिया है। एंड नाउ द एस ए डी क्या था? SAT था, स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन। नाउ आप पोस्ट ग्रांट SAD को इंस्पेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कल हमने ये भी पढ़ा था कि इन्फ्रिंजमेंट की कोई भी एक्टिविटीज डिफाइन नहीं है, लेकिन इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है वायलेशन ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ पेटेंटी, जो सेक्शन 48 में लिखा है। तो व्हाट आर द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ पेटेंटी? व्हाट आर द एक्सक्लूसिव राइट्स गिवन टू अ पेटेंटी? तो बोलता है कि पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर दो हो सकता है। पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर दो हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो पेटेंट एक प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकता है या एक प्रोसेस रिलेटेड हो सकता है। हमने पेटेंट की डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था दैट it's an invention of a new product या process. So the subject matter can be a product or a process. तो exclusive right क्या दिया जाता है? exclusive right ये दिया जाता है कि हमारे पास राइट है टू एक्सक्लूसिवली यूज द इन्वेंशन एंड वी कैन प्रिवेंट द अदर्स फ्रॉम यूजिंग द इन्वेंशन। अगर प्रोडक्ट है तो प्रिवेंट द अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग या इंपोर्टिंग इनटू इंडिया द प्रोडक्ट। और अगर प्रोसेस है तो यूजिंग द प्रोसेस और ऑफरिंग फॉर सेल या सेल या इंपोर्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय दैट प्रोसेस। क्या बोलता है कि अगर मेरा सब्जेक्ट मैटर प्रोडक्ट है तो आई हैव द एक्सक्लूसिव राइट एंड आई हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू prevent others from using, यानी making, using, offering for sale या selling या importing into India the product। या अगर process है तो using the process, या फिर आप process use करके भी कोई product बना सकते हो, आप patented process use करके भी कोई product बना सकते हो। तो patented process use करके जो product बनता है उसका भी sell करना, selling करना, importing करना into India, ये सब का एक्सक्लूसिव राइट किसको दिया गया है? पेटेंटी को दिया गया है। प्लस प्लस वो पेटेंट को लाइसेंस करना, वो पेटेंट को असाइन करना, वो पेटेंट को डीलिंग करना, ये सबका भी राइट सिर्फ पेटेंटी के पास है। ये सबका भी राइट सिर्फ पेटेंटी के पास है। तो पेटेंटी के पास क्या क्या राइट्स है? बोलता है अगर प्रोडक्ट है तो उसको बनाने का, उसको यूज करने का, उसको सेल करने का, उसको इंपोर्ट करने का इंडिया में राइट पेटेंटी के पास है। सेकंड, अगर कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को यूज करने का या वो प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है उसको सेल करने का या इंपोर्ट करने का इनटू इंडिया, उसका राइट किसके पास है? पेटेंटी के पास है। ओके, नाउ पेटेंटी हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू लाइसेंस, असाइन या डील इन द पेटेंट। अच्छा, पेटेंट का टर्म क्या रहेगा? व्हाट विल बी द टर्म ऑफ पेटेंट? तो बोलते हैं द पेटेंट का टर्म, अगर नेशनल एप्लीकेशन है, जस्ट अ सेकेंड, वही मैंने गलत लिखा है। मैंने आप लोग को नोट्स भेज चुका है, वो नोट्स में भी 25 इयर्स लिखा है, तो प्लीज उसे करेक्ट कर लेना। टर्म ऑफ पेटेंट क्या रहता है? अगर नेशनल एप्लीकेशन है तो 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ ग्रांट ऑफ द पेटेंट से नहीं बोला है, 20 इयर्स देखना है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ द पेटेंट। 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। एंड अगर पीसीटी एप्लीकेशन है, अगर इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, तो 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। पेटेंट ग्रांट से नहीं बोला है। अगर नेशनल एप्लीकेशन है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, और अगर इंटरनेशनल एप्लीकेशन है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द इंटरनेशनल एप्लीकेशन। ठीक है, बट अगर 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 आप पेटेंट का रिन्यूअल फी नहीं भरते हो, हर पेटेंट के लिए कुछ रिन्यूअल फी भरना पड़ता है। अगर आप पेटेंट का रिन्यूअल फी नहीं भरते हो विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, वो प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है वो नहीं दिया है, लेकिन अगर आप पेटेंट का रिन्यूअल फी नहीं भरते हो विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, पेटेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट, यानी पेटेंट को एक तरीके से रिवोक कर दिया जाएगा। और जब भी पेटेंट सेसेशन हो जाता है, पेटेंट का सेसेशन मतलब जब खत्म हो जाता है, कब खत्म हो सकता है? या तो एक्सपायरी हो गया पेटेंट पीरियड का, यानी 20 साल हो चुके हैं, या फिर आपने रिन्यूअल फी नहीं भरा है। दोनों केसेस में क्या होता है? पेटेंट का सेसेशन हो जाता है। तो बोलता है जब भी पेटेंट का सेसेशन होता है ना, तो जो सब्जेक्ट मैटर प्रोटेक्टेड था अब वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, एंड एवरीबडी हैज द राइट टू यूज इट। अभी तक तो पेटेंट ही का राइट था, लेकिन जैसे ही पेटेंट सेसेशन होता है, देन द सब्जेक्ट मैटर कवर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ
प्रोटेक्शन, एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। क्या क्या पढ़ लिया हमने? पढ़ा पेटेंट को ग्रांट कब किया जाता है, एक्सक्लूसिव राइट्स क्या होता है पेटेंटी का, और पेटेंट का टर्म क्या होता है। ठीक है, अब रिन्यूअल फी से रिलेटेड 3 पॉइंट है, बट उससे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बोलता है जब भी पेटेंट की ग्रांटिंग की जाती है ना, जब भी पेटेंट की ग्रांटिंग की जाती है तो उसको कुछ, उस पर कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं, उस पर कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं। वो क्या है, वो कंडीशंस क्या है? तो 2 पॉइंट है गवर्नमेंट यूज रिलेटेड, 2 पॉइंट है गवर्नमेंट यूज रिलेटेड, 1 पॉइंट है एक्सपेरिमेंट रिसर्च टीचिंग से रिलेटेड, और 1 पॉइंट है मेडिसिनल ड्रग रिलेटेड, मेडिसिनल ड्रग रिलेटेड। ठीक है, जब भी पेटेंट ग्रांट किया जाता है तो उस पर कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं। वो कंडीशंस क्या है? तो बोलता है कि या तो पेटेंट कैन बी फॉर सम मशीन, कैन बी फॉर सम apparatus, कैन बी फॉर सम आर्टिकल, और पेटेंट कैन बी फॉर अ प्रोसेस विच कैन बी यूज्ड। एंड आप वो प्रोसेस यूज करके भी कोई आर्टिकल बना सकते हो। क्या क्या बोला मैंने? या तो पेटेंट किसी आर्टिकल के लिए ही होता है, यानी प्रोडक्ट के लिए होता है, या किसी प्रोसेस के लिए होता है, और वो प्रोसेस यूज करके भी आप कोई नया आर्टिकल बना सकते हो। तो ये मशीन या apparatus या आर्टिकल जिसके लिए पेटेंट ग्रांट हुआ है, या प्रोसेस जिसके लिए पेटेंट ग्रांट हुआ है, या आर्टिकल मेड यूजिंग द पेटेंटेड प्रोसेस कैन बी imported or can be used by the government for his own use, or it can be used for experiment, research, imparting, training या instruction। क्या बोला मैंने बोला कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी पेटेंटेड प्रोडक्ट या प्रोसेस को यूज कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, बना सकता है फॉर हिज ओन यूज। गवर्नमेंट चाहे, यानी गवर्नमेंट को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है दैट ही इज रिक्वायर्ड टू, देन ही कैन यूज, मेक, import the patented product या the patented process merely for his own use। सेकेंड कभी कभी क्या होता है कि हम पेटेंट का यूज करना चाहते हैं नॉट फॉर सेलिंग पर्पसेस बट फॉर टीचिंग पर्पसेस। हम पेटेंट का यूज करना चाहते हैं नॉट फॉर सेलिंग पर्पसेस बट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, इम्पार्टिंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो बोलता है कि पेटेंटेड प्रोडक्ट या पेटेंटेड प्रोसेस का यूज किया जा सकता है मेरली फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन। दैट विल नॉट बी इन्फ्रिंजमेंट। अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए पेटेंट का यूज करते हैं तो उसको हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट नहीं मानेंगे। बढ़िया। नेक्स्ट बोलता है कि अगर पेटेंट इज फॉर अ मेडिसिन और अ ड्रग, अगर पेटेंट, और आपको याद होगा मैंने बोला था जब अपन सेक्शन 3 या सेक्शन 4 पढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि इंडस्ट्री में प्रोसेस पे पेटेंटिंग नहीं हो सकती, मेडिकल प्रोसेस पे पेटेंटिंग नहीं हो सकती, लेकिन मेडिकल प्रोडक्ट पे पेटेंटिंग हो सकती है। तो बोलता है अगर पेटेंट इज विद रिस्पेक्ट टू अ मेडिसिन और अ ड्रग, तो it can be imported by government, that medicine or drug can be imported by government for own use, या तो खुद के यूज के लिए, या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स ऑफ गवर्नमेंट, या नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। बोलता है कोई मेडिसिन ड्रग, जैसे कोविड आया था तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जिस कंपनी ने निकाला था वो गवर्नमेंट या तो खुद के यूज के लिए यूज कर सकता था, या फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स बताएगा वहां पे भी यूज हो सकता था। क्यों? फॉर पब्लिक बेनिफिट। तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि कोई भी मेडिसिन या ड्रग अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो उसको या तो खुद इंपोर्ट कर सकता है या इंपोर्ट कर सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स ऑफ गवर्नमेंट, या नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। क्यों करेगा वो ऐसा राइट? ताकि पब्लिक हेल्थ हो सके। फॉर पब्लिक हेल्थ वो ये राइट दे सकता है, पब्लिक हेल्थ वो ये राइट दे सकता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ हमने अभी जस्ट पढ़ा कि टर्म ऑफ पेटेंट 20 इयर्स होता है, बट अगर आपने पेटेंट का रिन्यूअल फी नहीं भरा, तो उस सिचुएशन में पेटेंट सीजेस टू बी इन इफेक्ट, मतलब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। कब? जब आपने रिन्यूअल फी नहीं भरा। तो उस सिचुएशन में जब आपने रिन्यूअल फी नहीं भरा है and patent has ceased to have effect, then
पेटेंटी या उसका एलआर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या अगर जॉइंट एप्लीकेशन है तो वन ऑफ द जॉइंट एप्लीकेंट, या तो पेटेंटी या एलआर, या अगर जॉइंट एप्लीकेशन है तो वन ऑफ द जॉइंट एप्लीकेंट हैज द राइट to make an application for restoration of the patent within 18 months from the date of cessation. मतलब मैंने रिन्यूअल फी नहीं भरा, पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट, लेकिन पेटेंटी या एलआर या वन ऑफ द जॉइंट एप्लीकेंट के पास राइट है टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ दैट पेटेंट विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन, विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन आया, किसके पास एप्लीकेशन आया होगा? कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर अगर सेटिस्फाइड है कि रिन्यूअल फी का जो पेमेंट नहीं हुआ, जो फेलियर हुआ टू पे रिन्यूअल फी, वो अनइंटेंशनल था, यानी किसी रीजनेबल रीजन के कारण पे नहीं किया था, यानी अनइंटेंशनल था, एंड देयर इज नो अनड्यू डिले इन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट। और जैसे ही मुझे पता चला कि भाई मैंने ना गलती से रिन्यूअल फी नहीं भरा है, अनइंटेंशनली मैंने रिन्यूअल फी नहीं भरा है, और मेरा रिन्यूअल फी ना भरने के कारण मेरा पेटेंट एप्लीकेशन सीज टू हैव इफेक्ट हो गया है, तो बोलता है उसने फटाफट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन कर लिया फॉर रिस्टोरेशन, यानी देयर वाज नो अनड्यू डिले इन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर restoration of patent. There was no undue delay in filing of the application for restoration of पेटेंट। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? कंट्रोलर उसको रिस्टोर नहीं कर देगा पेटेंट को फटाक से, पहले वो उस एप्लीकेशन को पब्लिश करेगा, वो पहले लोगों को बताएगा भाई देखो जो पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट हो गया था ना, उसके लिए एक एप्लीकेशन आया फॉर रिस्टोरेशन, तो वो उस फैक्ट को पब्लिश करेगा ताकि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है दे कैन अपोज कि भाई इनको रिस्टोर मत करो। क्यों रिस्टोर मत करो? क्योंकि उनको लगता है कि फाइलिंग फेलियर टू पे द रिन्यूअल फी वाज इंटेंशनल, या देयर वाज अनड्यू डिले इन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। जिस दो पॉइंटर्स पे एप्लीकेंट ने रिस्टोरेशन फाइल किया था, उन दो पॉइंटर्स पे अपोजिशन रेज कर सकता है कि भाई रिन्यूअल फी का जो इसने पे नहीं किया ना वो इंटेंशनल था, या फिर इसने फटाफट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन नहीं किया। ठीक है, जैसे ही कंट्रोलर के पास अपोजिशन आता है वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अगर कोई अपोजिशन फाइल ही नहीं होता है तो फिर वो पेटेंट ग्रांट कर सकता है आफ्टर द अनपेड फीस हैज बीन पेड, प्लस जो भी कंडीशन उसको लगानी थी वो लगा सकता है। मैंने क्या बोला? अगर कोई अपोजिशन रेज ही नहीं होता है तो वो पेटेंट रिस्टोर कर सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ द अनपेड रिन्यूअल फी, एंड ही कैन इम्पोज सच कंडीशन एज ही थिंक्स फिट। या अगर अपोजिशन फाइल होता है लेकिन द अपोजिशन इज इन द फेवर ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब जिसको रिस्टोर करवाना था। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अपोजिशन फाइल हुआ लेकिन इट इज इन द फेवर ऑफ द पर्सन, यानी पेटेंटी के फेवर में, यानी अपोजिशन गलत था, तो क्या होगा? अगेन रिस्टोरेशन ऑफ द पेटेंट ऑन द पेमेंट ऑफ द अनपेड फी प्लस कंडीशन इफ एनी। लेकिन अगर अपोनेंट के फेवर में निकला तो वो रिस्टोरेशन कैंसिल कर देगा, यानी पेटेंट विल सीज टू हैव इफेक्ट, वो रिस्टोरेशन कैंसिल कर देगा। लेकिन जब पेटेंट रिस्टोर हो जाता है, ठीक है, देन समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सपोज रिन्यूअल फी पे नहीं हुआ, तो यहाँ क्या हुआ? पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट, और पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट आता है कि एनीबॉडी कैन स्टार्ट यूजिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट, और सपोज यहाँ पर वापस पेटेंट रिस्टोर हो गया, यानी इतने पीरियड में just a second.
यानी इतने पीरियड में पेटेंट कोई भी यूज कर सकता था, कोई भी यूज कर सकता था। कब? जब पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट और जब तक वो रिस्टोर नहीं हुआ। तो भाई लोगों ने उस पेटेंट को यूज करना शुरू कर दिया था, अवेल करना शुरू कर दिया था, है ना। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने तो करेक्ट राइट किया था। वो लोग पेटेंट यूज कर सकते थे, वो लोगों ने पेटेंट यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने सही किया। तो भाई ताकि उनके राइट्स भी अफेक्ट ना हो, ताकि इन लोगों के राइट्स भी अफेक्ट ना हो, तो कंट्रोलर बोलता है जब वो रिस्टोर करेगा ना, तो वो कुछ कंडीशंस लगा सकता है, सो दैट प्रोटेक्शन या कॉम्पनसेशन मिल सके वो लोगों को who started availing the patent while it was seized, just a second. प्लस इस दौरान कोई भी इन्फ्रिंजमेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, कोई भी इन्फ्रिंजमेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। कब? ड्यूरिंग द डेट ऑफ सेशेशन एंड द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिस्टोरेशन। इस दौरान कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स एनीबडी कुड हैव यूज्ड द पेटेंट, एनीबडी कुड हैव यूज्ड द पेटेंट। क्या क्या बोला? उस दौरान या जो भी लोगों ने पेटेंट यूज करना शुरू कर दिया था, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोलर कोई भी कंडीशंस लगा सकता है। और दूसरा, उस दौरान कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता, कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता। ये था अबाउट ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट। हमने पढ़ा पेटेंट कब ग्रांट किया जाता है, क्या कंडीशंस पे ग्रांट किया जाता है, एक्सक्लूसिव राइट्स क्या होगा, टर्म ऑफ पेटेंट क्या होगा, और अगर रिन्यूअल फी ना भरने के कारण पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट हो गया तो उसका रिस्टोरेशन कैसे कराना है। अब अपन पढ़ेंगे अबाउट सरेंडरिंग ऑफ पेटेंट एंड रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर मतलब खुद सरेंडर कर देना, यानी मुझे पेटेंट मिल गया था लेकिन अब मैं वो पेटेंट सरेंडर करना चाहता हूँ, यानी मैं वो पेटेंट पे एक्सक्लूसिव राइट नहीं चाहता हूँ एनी मोर। और दूसरा है रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट, यानी पेटेंट रिवोक कर देना। क्यों रिवोक होगा? अगेन देयर आर सम ग्राउंड जिसके बेसिस पे पेटेंट रिवोक हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट सरेंडरिंग ऑफ पेटेंट। सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट सरेंडरिंग ऑफ पेटेंट। क्या बोलता है कि patent can be surrendered at any time after the grant of the patent by giving a notice to the कंट्रोलर को नोटिस देकर एक पेटेंटी कभी भी राइट अपना सरेंडर कर सकता है। ठीक है। जब भी वो सरेंडर करना चाहेगा तो वो क्या करेगा? कंट्रोलर वो नोटिस पब्लिश करेगा, प्लस इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिफाई करेगा। हु आर द इंटरेस्टेड पर्सन? सपोज पेटेंटी ने किसी को लाइसेंस कर रखा था, पेटेंटी ने वो पेटेंट किसी को लाइसेंस कर रखा था, तो वो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो गया। तो भाई जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको जाकर नोटिफाई करेगा कि भाई देख, वो पेटेंटी जो है ना वो अपना राइट सरेंडर करना चाह रहा है। और अगर उसने पेटेंट ही सरेंडर कर दिया तो इवन लाइसेंसी का राइट चले गया ना, लाइसेंसी का राइट चले गया ना एक तरीके से। तो वो इंटरेस्टेड पर्सन है ना। तो वो एक तो नोटिस पब्लिश करेगा, प्लस वो नोटिफाई करेगा इंटरेस्टेड पर्सन, ताकि इंटरेस्टेड पर्सन कैन अपोज टू द सरेंडर। क्यों अपोज करेंगे? क्योंकि उनका भी राइट जा रहा है। अगर पेटेंटी ही सरेंडर कर रहा है तो जिनको भी उसने लाइसेंस किया था उन सबका राइट भी सरेंडर अपने आप हो जाएगा। तो अगर अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन अपोज करते हैं तो अगेन कंट्रोलर क्या करेगा? पेटेंटी को नोटिफाई करेगा कि भाई देखिए एक अपोजिशन आया है। मतलब पहले तो पेटेंटी ने सरेंडर किया, सरेंडर का नोटिस इंटरेस्टेड पर्सन को बताया गया, इंटरेस्टेड पर्सन अपोज किया, अपोजिशन का नोटिस वापस पेटेंटी को बताया गया, और दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई। जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई तो या तो ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है, यानी सरेंडर का ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है और पेटेंट रिवोक हो सकता है, या ऑफर रिजेक्ट हो सकता है, यानी पेटेंट विल स्टिल कंटिन्यू टू हैव इफेक्ट, पेटेंट विल स्टिल कंटिन्यू टू हैव इफेक्ट। बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, वापस नहीं दोहराऊंगी, बहुत सिंपल से पॉइंट है। सरेंडर ऑफ पेटेंट कभी भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, इंपॉर्टेंट है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। इसमें ना सेक्शन 64 में ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन दिया है, सेक्शन 65 में दिया है रिवोकेशन या अमेंडमेंट ऑफ द पेटेंट इन केस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड सेक्शन 66 दिया है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट 64 दिया है ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन, 65 दिया है कि एटॉमिक एनर्जी हुआ तब ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन, और 66 बात करता है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। पहले अपन पढ़ते हैं ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन। पता है क्या खास बात क्या है ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन में? उसमें ऑपोजिशन के सारे ग्राउंड्स कवर हो रहे हैं, जिन पे अपोज कर सकते हो ना
उसी ग्राउंड्स पे आप रिवोक कर सकते हो, जिस पे अपोज कर सकते हो उन्हीं ग्राउंड्स पे आप रिवोकेशन का भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। A patent may be revoked on petition made by the interested person या central government। रिवोकेशन का एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? रिवोकेशन का एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? तो बोलता है रिवोकेशन का एप्लीकेशन या तो इंटरेस्टेड पर्सन फाइल कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी फाइल कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब इन्फ्रिंजमेंट का केस चल रहा होता है, जब इन्फ्रिंजमेंट का केस चल रहा होता है हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस केस में अगर इन्फ्रिंजमेंट हुआ होता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट कर सकता है कंट्रोलर को कि भाई इसने इन्फ्रिंजमेंट किया है तो इसका पेटेंट रिवोक कर दे। बात समझ आई? अ पेटेंट मे बी रिवोक्ड ऑन अ पिटिशन मेड बाय ईदर द इंटरेस्टेड पर्सन या सेकंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अ काउंटर क्लेम ऑफ इन सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो वो भी पिटिशन कर सकता है ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, जैसे ही रिवोकेशन का पिटीशन आएगा, जैसे ही रिवोकेशन का पिटीशन आएगा, तो ऑफ कोर्स वो सारे लोगों को बताएगा, पेटेंटी को तो बताएगा ही, सारे लोगों को बताएगा हु आर रजिस्टर्ड एज इधर प्रोप्राइटर्स और इंटरेस्टेड पर्सन। यानी जैसे ही पिटीशन ऑफ रिवोकेशन आया तो वो किसको किसको बताएगा? एक तो जो रजिस्टर में लिखे हैं एज प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट, यानी जो पेटेंटी है, यानी जिसके नाम पे पेटेंट है, और दूसरा हु आर इंटरेस्टेड इन द पेटेंट, यानी लाइसेंसी, असाइनी एक्सेट्रा, यानी हु आर रजिस्टर्ड एज अ प्रोप्राइटर्स ऑफ द पेटेंट और हु हैव अ शेयर या इंटरेस्ट इन द पेटेंट। तो जैसे ही पिटीशन ऑफ रिवोकेशन आएगा तो वो उन सबको बताएगा। ठीक है, अच्छा, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट कंट्रोलर के पास नहीं जाता है, हाई कोर्ट के पास जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सब कुछ वैसे तो कंट्रोलर देखता है, बस ये एक पॉइंट हाई कोर्ट देखता है। क्या एक पॉइंट हाई कोर्ट देखता है? रिवोकेशन हाई कोर्ट देखता है। ठीक है, रिवोकेशन हाई कोर्ट देखता है। कौन कौन सी ग्राउंड्स है? तो मैंने ग्राउंड्स बहुत ना नॉर्मली लिखा है, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि अपोजिशन में अपन ने ऑलरेडी सारे ग्राउंड्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, already claimed on a valid claim of a complete specification of another patent with an earlier priority date। एक complete specification में already वो आ चुका है which had a earlier priority date। ठीक है, जिस पर्सन ने फाइल किया था एप्लीकेशन, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन, यानी वो टूवर्ड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं होगा या साइनी नहीं होगा। हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था हु आर द पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन। तो सपोज ही वॉज नॉट अ पर्सन हु वॉज एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन, उसने वो पेटेंट किसी से रॉन्गफुली ऑब्टेन किया था, ये जो पेटेंट है वो इन्वेंशन था ही नहीं, या फिर जो क्लेम है इट वाज नॉट न्यू विथ रिगार्ड्स टू व्हाट वाज पब्लिश्ड अर्लियर। सपोज जो मैं इन्वेंशन बोल रही हूँ कि भाई ये मेरा इन्वेंशन है, इट वाज नॉट न्यू हैविंग रिगार्ड्स टू व्हाट वाज पब्लिश्ड अर्लियर, यानी वो पेटेंट वाज नॉट न्यू, इट वाज नॉट नॉवल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वाज ऑलरेडी पब्लिश्ड, what was already published। invention lacks inventive step या it was obvious। invention जो हमने claim किया it was not useful, यानी invention useless invention था। तो फिर उस पे पेटेंट देकर क्या करना है? उस पे पेटेंट देकर क्या करना है? just a second ना, just a second। okay, हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग कि पहली बात तो या तो पेटेंट हो सकता है इट वाज ऑलरेडी क्लेम्ड इन अ वैलिड क्लेम ऑफ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद अ अर्लियर प्रायोरिटी डेट, या फिर जो पर्सन फाइल कर रहा एप्लीकेशन ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल द एप्लीकेशन, मतलब ही कांट, मे बी ही वाज नॉट द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। थर्ड, जो पेटेंट है वो रॉन्गफुली ऑब्टेन किया था किसी और से। फोर्थ, पेटेंट जिसके लिए मिला है वो इन्वेंशन ही नहीं है। फिफ्थ, जो क्लेम हमने इन्वेंशन में डाले, यानी इन्वेंशन का जो क्लेम है इट वाज नॉट न्यू हैविंग रिगार्ड्स टू व्हाट वाज पब्लिश्ड अर्लियर, या इन्वेंशन लैक्स इन्वेंटिव स्टेप, या इट वाज ऑब्वियस, या इन्वेंशन यूजलेस इन्वेंशन था, मतलब इट वाज नॉट अ यूजफुल इन्वेंशन, या जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन था वो इनसफिशिएंट या था। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इनसफिशिएंट है, मतलब या तो उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं था, या उसमें बेस्ट मेथड नहीं था, या फिर उसमें क्लेम्स करेक्टली मेंशन नहीं थे, या उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, या फिर जो क्लेम है वो इनसफिशिएंट था। क्लेम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि क्लेम शुड बी फॉर अ सिंगल इन्वेंशन, इट शुड बी क्लियर या सक्सेंट, या फिर इट शुड बी ऑन द सेम मैटर्स एज इज द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो जो क्लेम था वो इनसफिशिएंट था।
या फिर पेटेंट वॉज ऑब्टेन्ड बेसिस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, या पेटेंट वॉज नॉट पेटेंटेबल सेक्शन 3 सेक्शन 4, या फिर पेटेंट वॉज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन इंडिया सीक्रेटली बिफोर द प्रायोरिटी डेट। जो पेटेंट था भले वो पब्लिकली यूज नहीं किया जा रहा था, बट इट वॉज सीक्रेटली यूज्ड इन इंडिया बिफोर द प्रायोरिटी डेट। या फिर जो भी पेटेंट रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, कंट्रोलर ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो या तो आपने दी या नहीं, या तो आपने नहीं दी, या रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन दी है। या फिर हम कभी कभी डायरेक्शन ऑफ सीक्रेसी लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सीक्रेसी लगाते हैं, आपने उसका कॉन्ट्रवेंशन किया है, या फिर आपने बायोलॉजिकल मटेरियल रिलेटेड कुछ रॉन्ग डिस्क्लोजर दिया है, या फिर वो इंडिजिनस कम्युनिटी या लोकल कम्युनिटी में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, ठीक है। तो हमने ये सारे पॉइंट अपोजिशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यार मुझे सो वे वाज आई कि रिवोकेशन किस किस ग्राउंड में हो सकता है, रिवोकेशन किस किस ग्राउंड्स में हो सकता है। तो पहला बोलता है इट हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड इन अ वैलिड क्लेम ऑफ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ अनदर पेटेंट विद एन अर्लियर प्रायोरिटी डेट, या फिर पर्सन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, पेटेंट रॉन्गफुली ऑब्टेन किया था, इन्वेंशन ही नहीं है, इन्वेंशन यूजलेस है, क्लेम जो किया है वो not new है, having regards to what was published earlier, invention lacks inventive step, या it is obvious। इन्वेंशन लैक्स इन्वेंटिव स्टेप, या इट इज ऑब्वियस। ये हम कैसे चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि भाई जो चीज़ें पहले आ चुकी है, जो इन्वेंशंस पहले आ चुके हैं, उसके रिलेटेड क्या कोई नया स्टेप है ताकि हम वापस पेटेंटिंग दे सके। क्या बोला मैंने कि जो चीज़ें पहले आ चुकी है उसके रिलेटेड क्या कोई इन्वेंटिव स्टेप है, या फिर क्या वो ऑब्वियस है टू व्हाट वाज ऑलरेडी डन। क्या, अरे क्या हुआ भैया? हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि जब हम ये चेक करते हैं कि क्या तो मैं ये बोल रही थी कि भाई जब हम ये चेक करते हैं ना कि क्या इन्वेंटिव स्टेप है, क्या या फिर ये ऑब्वियस तो नहीं है इन्वेंशन, हम किसके रिगार्डिंग चेक करते हैं कि जो भी पहला हो चुका है, जो भी पहली चीजें हो चुकी है उसके रिगार्डिंग चेक करते हैं। तो बोलता है एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जब हम ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या इन्वेंशन लैक्स इन्वेंटिव स्टेप या इट इज नॉट ऑब्वियस, तो कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट, कोई सीक्रेट ट्रायल या सीक्रेट यूज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। क्या बोला मैंने कि कुछ चीज अगर किसी पर्सनल डॉक्यूमेंट में लिखी थी या कुछ सीक्रेटली यूज हो रही थी, सीक्रेट ट्रायल हो रहा था किसी चीज का, तो वो चीजें हम कंसिडर नहीं कर सकते टू चेक कि वेदर द इन्वेंशन लैक्स इन्वेंटिव स्टेप या इट इज ऑब्वियस। मतलब जो चीज पहले आ चुकी थी, सपोज एक प्रोडक्ट है ए, वो पहले आ चुका है, अब मैं एक प्रोडक्ट ला रही हूँ बी, और कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं कि भाई ये जो बी प्रोडक्ट है ना, इट lacks inventive step, it lacks inventive step having regard to A। यानी जो प्रोडक्ट ए है उसमें कोई भी इनोवेशन आपने नहीं किया है, B इज सिमिलर टू A, ठीक है, कंट्रोलर जी ने ये बोला। बट अगर जो ए है वो कभी पब्लिकली यूज हुआ ही नहीं, वो सीक्रेटली यूज होता था, या उसका बस एक सीक्रेट ट्रायल हुआ है, या वो किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट में लिखा है, वो कभी यूज ही नहीं हुआ पब्लिकली, तो then we can't say कि B does not have an innovative step, क्योंकि A तो कभी यूज हुआ ही नहीं, तो B के लिए पेटेंट मिल सकता है। आई होप आई एम क्लियर। A तो कभी यूज हुआ ही नहीं, तो B के लिए पेटेंट मिल सकता है। तो बस यही कहना चाह रहा है कि कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट, कोई सीक्रेट ट्रायल या सीक्रेट यूज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट while considering whether an invention have an inventive step or is not obvious। secondly अगर ए इंडिया में कभी यूज नहीं हुआ बट इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, अगर इंडिया में कभी यूज नहीं हुआ बट इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई ये तो इंडिया का ही है ना, ये तो इंडिया का ही है, क्योंकि इंडिया में नॉलेज तो था ना, इंपोर्टिंग तो हुआ है ना, यानी इंडिया में इस प्रोडक्ट का नॉलेज तो था ना, तो भाई बी विल नॉट बी गिवन एज पेटेंट, विल नॉट हैव बी ग्रांटेड पेटेंट। क्यों? क्योंकि ए हैज बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया।
बस यही कहना चाह रहा है। अच्छा, हमने और क्या पढ़ा? दैट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इनसफिशिएंट है, क्लेम इनसफिशिएंट है, पेटेंट हैज बीन ऑब्टेन बेसिस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, पेटेंट वाज नेवर पेटेंटेबल, पेटेंट वाज सीक्रेटली यूज्ड इन इंडिया बिफोर द प्रायोरिटी डेट, पेटेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय गिविंग अनफर्निश्ड इंफॉर्मेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन, या फिर जो सीक्रेट डायरेक्शन आपको दिया था वो उसका कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है, या फिर जो बायोलॉजिकल मटेरियल हमने डिस्क्लोज किया है वो हमने रॉन्गली डिस्क्लोज किया है, या फिर द पेटेंट वाज बीइंग यूज्ड इन द इंडिजिनस कम्युनिटी या लोकल कम्युनिटी। और लास्ट पॉइंट है कि हाई कोर्ट पेटेंट को रिवोक कर सकता है अगर अगर पेटेंटी फेल्स टू कंप्लाई with the request of central government to make use patent for the purposes of government, for the purposes of government। क्या बोला मैंने? हमने पेटेंट किस कंडीशन में ग्रांट किया था? हमने पेटेंट किस कंडीशन में ग्रांट किया था कि गवर्नमेंट को यूज अलाउ है। हमने पेटेंट किस कंडीशन में ग्रांट किया था कि गवर्नमेंट को पेटेंट यूज करना अलाउ है। और अब पेटेंट ही क्या कर रहा है? वो गवर्नमेंट को यूज नहीं करने दे रहा, वो गवर्नमेंट को ही पेटेंट यूज नहीं करने दे रहा। तो बोलता है ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, गवर्नमेंट को तो अलाउड है पेटेंट यूज करना। अगर पेटेंटी फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज द पेटेंटेड प्रोडक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट, देन हाई कोर्ट कैन रिवोक ऑन द पिटीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, ठीक है जी। सेक्शन 65 पे आते हैं, सेक्शन 65 पे आता है। सेक्शन 65 बोलता है कि अगर पेटेंट मिलने के बाद पता चलता है कि पेटेंट वाज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, पेटेंट वाज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, अगर पेटेंट मिलने के बाद पता चलता है कि पेटेंट वाज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट satisfied that patent has been granted relating to an invention of atomic energy, then he can direct the controller। यहाँ हाई कोर्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ हाई कोर्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ पर कंट्रोलर की बात कर रहा है, यहाँ पर कंट्रोलर की बात कर रहा है। he can direct the controller to revoke the patent, he can direct the controller टू रिवोक द पेटेंट। इसके लिए क्या करेगा कंट्रोलर? क्या करेगा? पेटेंटी को नोटिस देगा, प्लस इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और फिर रिवोक या अमेंड कर देगा पेटेंट। क्या बोला मैंने? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिला है, तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा कंट्रोलर को कि भाई इसका तो पेटेंट रिवोक हो जाना चाहिए। तो कंट्रोलर सबसे पहले क्या करेगा? पेटेंटी और इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिफाई करेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो ऑर्डर पास करेगा ईदर टू रिवोक द पेटेंट या फिर पेटेंट अमेंड करने का, या फिर पेटेंट अमेंड करने का। नेक्स्ट, patent can be revoked for public interest, patent can be revoked in case of public interest जब again central government is of the opinion that patent is mischievous to state या prejudicial to public। अगर central government को लगता है कि जो patent है वो इंडिया के लिए mischievous है, mischievous है मतलब इंडिया के हार्म पे यूज किया जा सकता है, या पब्लिक को प्रेजुडिशियल है, या पब्लिक को प्रेजुडिशियल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि द पेटेंट ग्रांटेड इज मिस्चीवियस टू द स्टेट और प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक, ही कैन बाय डिक्लेरेशन इन द ऑफिशियल गजेट रिवोक द पेटेंट। वो ऑफिशियल गजेट में डिक्लेरेशन देकर पेटेंट रिवोक कर सकता है, ऑफिशियल गजेट में डिक्लेरेशन देकर पेटेंट रिवोक कर सकता है। Section 64, 63, 64, 65, 66 regarding revocation of patent. I hope we are clear till here. कुछ 2-3 पॉइंट है एडिशनल, जैसे पेटेंट ऑफ एडिशन या वर्किंग ऑफ पेटेंट, वो सब अपन बुक से पढ़ेंगे एट द एंड। आई होप वी आर क्लियर टिल रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। क्या क्या पढ़ा? सरेंडर ऑफ पेटेंट, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, और इससे पहले पढ़ा था ग्रांट ऑफ पेटेंट। अब अपन कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे कंपलसरी लाइसेंस पे। अब अपन कुछ सेक्शन पढ़ेंगे कंपलसरी लाइसेंस पे। 84, 85, 87, 88, 84, 85, 87, 88। What is compulsory license? कंपलसरी लाइसेंस मतलब किसी को कंपलसरीली लाइसेंस देना without the approval of patentee।
पेटेंटी किसी को लाइसेंस असाइन कर सकता है, सॉरी, पेटेंटी किसी को पेटेंट असाइन कर सकता है, पेटेंटी किसी को पेटेंट लाइसेंस कर सकता है। असाइन मतलब बेचना, लाइसेंस मतलब राइट टू यूज देना। लेकिन कभी कभी पेटेंट कंट्रोलर खुद किसी को लाइसेंस दे सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सपोज उसको लगता है कि पेटेंट का जो इन्वेंशन है वो करेक्टली यूज नहीं किया जा रहा है, या इन्वेंशन पब्लिक यूज नहीं किया जा रहा है, तो उन कुछ सिचुएशंस में कंट्रोलर कैन गिव अ कंपल्सरी लाइसेंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ पेटेंटी। बात समझ आई? बात समझ आई? तो पहले तो ये पढ़ते हैं कंपल्सरी लाइसेंसेस होता क्या है। तो बोलता है ऑथराइजेशन गिवन टू द थर्ड पार्टी बाय द कंट्रोलर। यहाँ पर पेटेंटी राइट नहीं दे रहा है, यहाँ पर कौन राइट दे रहा है? कंट्रोलर जनरल राइट दे रहा है। क्यों राइट दे रहा है? टू मेक यूज सेल द पेटेंटेड प्रोडक्ट या यूज द पेटेंटेड प्रोडक्ट विदाउट द ओनर्स परमिशन। ऑथराइजेशन दिया जा रहा है थर्ड पार्टी को बाय द कंट्रोलर जनरल टू मेक या टू यूज या टू सेल द पेटेंटेड प्रोडक्ट और यूज द पेटेंटेड प्रोडक्ट प्रोसेस विदाउट द अप्रूवल या परमिशन ऑफ द पेटेंट ओनर्स। अच्छा, क्यों किया जा रहा है? व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंस? तो बोलते हैं कि एट एनी टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years, यानी कंपल्सरी लाइसेंस कब तक नहीं हो सकता? पेटेंट देने के 3 साल तक तो कंपल्सरी लाइसेंस का एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकता। बोलता है एट एनी टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years, 3 साल बाद फ्रॉम द ग्रांट ऑफ पेटेंट, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस, यानी पेटेंट ग्रांट होने के 3 साल तक तो हम कंपल्सरी लाइसेंस का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, बट उसके बाद कभी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स दैट पब्लिक की रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेड इन्वेंशन। पब्लिक की रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेड इन्वेंशन, या जो पेटेंटेड इन्वेंशन है वो पब्लिक को रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिल रहा है। सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, बहुत गजब प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मैं उसको $10,000 में बेच रही हूँ, मैं उसको $10,000 में बेच रही हूँ, जबकि वो पेटेंट की डिमांड कितने रुपए में? $5,000, मतलब मैं उसको डबल में बेच रही हूँ, यानी मैं उसको रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस में नहीं सेल कर रही हूँ। या पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट बीइंग वर्कड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? सपोज मैंने एक इंडियन रेसिडेंट ने एक प्रोसेस बनाया, बहुत गजब प्रोसेस बनाया, लेकिन मैं उसको इंडिया में यूज ही नहीं कर रही हूँ। मैं उसका इंडिया में पेटेंट लेने के बाद उसको बाहर यूज कर रही हूँ, ऐसी किसी कंट्री में यूज कर रही हूँ जहाँ पर रिसोर्सेज चीप है, जहाँ पर वो पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाना आसान है। यानी इंडिया का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। मैंने इंडिया का प्रोसेस जाकर इंडिया के बाहर यूज कर दिया और बेचारे इंडिया को अब वो प्रोसेस को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी इंडिया का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इंडिया के टेरिटरी में यूज ही नहीं हो रहा। यानी मैंने क्या बोला? दैट अ कंपल्सरी लाइसेंस एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑन 3 ग्राउंड्स। या तो इंडिया के पब्लिक का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहा है, या इंडिया के पब्लिक को वो पेटेंटेड इन्वेंशन रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिल रहा है, या फिर पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट बीइंग वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर थोड़ा सा अलग आकर ये पढ़ते हैं कि when do you say that it invention is not meeting public requirements, कि भाई इंडिया के पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही है, ये कब बोला जाता है? तो सपोज पेटेंट या तो पेटेंटी खुद यूज नहीं कर रहा है इन्वेंशन का, या पेटेंटी लाइसेंस नहीं कर रहा है इन्वेंशन किसी को, जिसके कारण ड्यू टू विच, या तो पेटेंटी खुद यूज नहीं कर रहा है या पेटेंटी लाइसेंस नहीं कर रहा है किसी और को यूज करने के लिए, ड्यू टू विच कोई एग्जिस्टिंग या न्यू ट्रेड या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या बोला मैंने? सपोज मैंने एक सोलर रिलेटेड बहुत गजब एक प्रोडक्ट लाया,
लेकिन लेकिन मैं उसको या तो खुद यूज नहीं कर रही हूँ या लाइसेंस नहीं कर रही हूँ, जिसके कारण सोलर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है। सोलर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है, यानी एग्जिस्टिंग या न्यू ट्रेड इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप नहीं हो पा रही है, या पेटेंटेड आर्टिकल का डिमांड नहीं मीट हो पा रहा है। मतलब मैं तो पेटेंट यूज कर मैं खुद से पेटेंट यूज करके 1000 आर्टिकल प्रोड्यूस कर पा रही थी, जबकि डिमांड थी 10,000 आर्टिकल की, लेकिन मैं किसी और को लाइसेंस भी नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं खुद तो सिर्फ 1000 आर्टिकल ही बना पा रही हूँ और मैं किसी और को लाइसेंस भी नहीं कर रही हूँ ताकि वो बना सके, मैं किसी को लाइसेंस भी नहीं कर रही हूँ ताकि वो बना सके, और उसके कारण क्या हो रहा है, 9000 डिमांड रह जा रही है, लोगों की 9000 डिमांड रह जा रही है। मतलब पेटेंटेड आर्टिकल की डिमांड मीट नहीं हो रही है, या इंडिया की डिमांड तो मीट हो रही है लेकिन एक्सपोर्ट करने का भी चांस है, वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का भी चांस है, बट या तो मेरी में कैपेबिलिटी नहीं है एक्सपोर्ट करने की, या मैं लाइसेंस नहीं कर रही हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी मार्केट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। और थर्ड, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज का एस्टैब्लिशमेंट या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर कि मैंने लाइसेंस नहीं दिया उसके कारण क्या हुआ, एग्जिस्टिंग या न्यू ट्रेड डेवलप नहीं हो पा रहा है, या प्रेजुडाइज हो रहा है, या फिर पेटेंटेड आर्टिकल की डिमांड इन इंडिया मीट नहीं हो पा रही है, या फिर इंडिया में तो मीट हो रही है बट मार्केट फॉर एक्सपोर्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है, या तो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और लास्ट कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज प्रेजुडाइज हो रही है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज प्रेजुडाइज हो रही है, तो बोलता है इन सिचुएशंस में पब्लिक रिक्वायरमेंट की मीटिंग नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, ड्यू टू, या तो आपने लाइसेंस नहीं दिया, या ड्यू टू कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द लाइसेंस, ड्यू टू कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द लाइसेंस, या परचेज यूज ऑफ इन्वेंशन, परचेज यूज ऑफ इन्वेंशन। सपोज मैंने सोलर एनर्जी रिलेटेड एक गजब प्रोसेस लाया, सोलर एनर्जी रिलेटेड एक गजब प्रोसेस लाया जिससे सोलर एनर्जी की कॉस्टिंग बहुत कम हो सकती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स पे कोई पेटेंटिंग नहीं है, उस प्रोसेस पे पेटेंटिंग है। मैंने बोला सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट पे कोई कोई पेटेंट नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस पे पेटेंटिंग है, उस प्रोसेस पे पेटेंटिंग है। तो बोलता है वो प्रोसेस पे मैंने इतने कंडीशंस लगा दिए हैं, पेटेंटी ने इतने कंडीशंस लगा दिए हैं कि मैन्युफैक्चर, यूज या सेल ऑफ मटेरियल्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट इज गेटिंग प्रेजुडाइज्ड। मैंने क्या किया, मैंने इतने कंडीशंस इंपोज कर दिए लाइसेंस पे या इन्वेंशन के यूज परचेस पे कि जो सोलर प्रोडक्ट है जो कम कॉस्टिंग में बन सकता था, जो पेटेंटेड नहीं है, वो प्रेजुडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वो प्रोसेस जो पेटेंटेड है उसको कंडीशंस लगा दिए। उससे क्या हो रहा है, जो मटेरियल प्रोटेक्टेड नहीं है उसका मैन्युफैक्चर, यूज या सेल प्रेजुडाइज हो रहा है। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पर वो खुद प्रोडक्ट प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है, ऐसा प्रोडक्ट प्रेजुडाइज हो रहा है जो प्रोटेक्टेड भी नहीं था बाय पेटेंट। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, वो इंडस्ट्री प्रेजुडाइज हो रही थी जो पेटेंटेड है, यहां पर वो इंडस्ट्री प्रेजुडाइज हो रही है जो पेटेंटेड नहीं है। बट क्यों हो रही है? क्योंकि हमने किसी पेटेंटेड प्रोसेस पे या प्रोडक्ट पे कोई लाइसेंसिंग पे कंडीशंस लगा दी है। आई होप आई एम क्लियर। थर्ड थर्ड इम्पोजिशन क्यों किया जा रहा है? इम्पोजिशन हो रहा है एज अ ऑफ एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक, यानी मैं बोल रही हूँ लाइसेंसी को कि मैं तेरे को लाइसेंस तो दूंगी बट हर 1000 रुपए पे 500 रुपए तो मुझे देना। या प्रिवेंशन ऑफ चैलेंजेस, यानी मैं लाइसेंसी को कोई राइट ही नहीं दे रही हूँ टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट। सपोज मेरे पास तो सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट का राइट है बट मैं लाइसेंसी को वो राइट नहीं दे रही हूँ, यानी अगर लाइसेंसी का माल कोई बनाएगा, कोई इन्फ्रिंज करेगा, तो मैं उसको राइट नहीं दे रही हूँ कि भाई तू उसको प्रिवेंट कर सकता है। या कोर्सिव पैकेजिंग लाइसेंसिंग, मैं बोल रही हूँ कि तुम इसे मैं एक पेटेंट खरीदना चाहती हूँ किसी से, लेकिन वो बोल रहा है तुम इससे एक नहीं, तुम इससे जब 10 पेटेंट खरीदेगी ना, उसके 10 पेटेंट खरीदेगी ना, तभी मैं तेरे को लाइसेंसिंग दूंगी। मतलब कोर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग क्या हो रहा है, इम्पोजिशन ऑफ ग्रांट बैक, प्रिवेंशन ऑफ चैलेंजेस या कोर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग का इम्पोजिशन हो रहा है, जिसके कारण कोई भी इंसान उस लाइसेंस को नहीं खरीदना चाह रहा है। नेक्स्ट पेटेंट की वर्किंग या तो इंडिया में फुल कमर्शियल स्केल में नहीं की जा रही है। क्या बोला मैंने?
पेटेंट की वर्किंग इंडिया में हो तो रही है, लेकिन फुल कमर्शियल स्केल में नहीं हो रही है। मतलब 10,000 क्वांटिटी बन सकते थे, बट मैं 10,000 क्वांटिटी नहीं बना रही हूँ, मैंने फुल कमर्शियल स्केल एक्टिविटी नहीं करी हूँ, या फिर फुल कमर्शियल स्केल एक्टिविटीज हिंडर्ड, या फिर full commercial scale activities hindered due to importation of the patented article by abroad। या तो पेटेंट का वर्किंग इंडिया में फुल कमर्शियल स्केल्स पे नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है लेकिन फुल कमर्शियल स्केल में इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट इज हिंडर्ड ड्यू टू इम्पोर्टेशन। यानी 10,000 डिमांड थी, 10,000 क्वांटिटी इंडिया में बन सकती थी, लेकिन 10,000 क्वांटिटी इंडिया में इसलिए नहीं बनाई जा रही क्योंकि आर्टिकल का इम्पोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और वो इम्पोर्टेशन चीप हो रहा है। यानी मैं चाइना से सपोज इम्पोर्टेशन कर रही हूँ चीपली इम्पोर्टेशन कर रही हूँ। कौन इम्पोर्टेशन कर रहा है? या तो पेटेंटी इम्पोर्टेशन कर रहा है, या कोई भी अदर पर्सन इम्पोर्टेशन कर रहा है और उसको पेटेंटी नहीं रोक रहा। या तो पेटेंटी खुद इम्पोर्टेशन कर रहा है, या कोई भी अदर पर्सन इम्पोर्टेशन कर रहा है एंड अगेंस्ट होम पेटेंटी इज नॉट टेकन एनी एक्शन। अगर पेटेंटी कोई एक्शन नहीं लेगा तो वो तो फ्रीली इंपोर्ट कर सकता है, और फ्रीली इंपोर्ट करेगा तो इंडिया में वर्किंग हिंडर होगी, इंडिया में वर्किंग हिंडर होगी। आई होप आई एम क्लियर। क्या पढ़ा? किन तीन ग्राउंड्स में किन तीन ग्राउंड में कंपलसरी लाइसेंसिंग किया जा सकता है? तो बोलता है अगर पब्लिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही है, या अफोर्डेबल प्राइसिंग नहीं हो रहा है, या फिर थर्ड इंडिया में वर्किंग ही नहीं हो रही है। पब्लिक रिक्वायरमेंट्स कब नहीं मीट होती? पब्लिक रिक्वायरमेंट कब नहीं मीट होती? तो बोलता है ड्यू टू रिफ्यूजल टू ग्रांट लाइसेंस, डेवलप नहीं हो पा रहा है कोई एग्जिस्टिंग या न्यू ट्रेड, या फिर डिमांड पेटेंटेड आर्टिकल की डिमांड मीट नहीं हो रही है, या एक्सपोर्ट का मार्केट नहीं बन पा रहा, या कोई कमर्शियल एक्टिविटीज प्रोजेडाइज हो रही है, या फिर हमने लाइसेंस तो ग्रांट किया बट उसमें इतने कंडीशंस लगा दिए जिसके कारण जो मटेरियल पेटेंटेड भी नहीं है उसका भी मैन्युफैक्चर यूज सेल प्रोजेडाइज हो रहा है। थर्ड, मैंने लाइसेंस ग्रांट तो करी हूँ लेकिन उसमें ऐसे कंडीशंस लगा रही हूँ जैसे कि एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक, प्रिवेंशन ऑफ चैलेंजेस, या कोर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग, जिसके कारण लाइसेंस कोई खरीदना ही नहीं चाहता। और लास्ट, पेटेंट की वर्किंग इंडिया में हो तो रही है लेकिन फुल कमर्शियल स्केल में नहीं हो रही है, या फिर फुल कमर्शियल स्केल में इसलिए नहीं हो पा रही बिकॉज इट इज हिंडर्ड ड्यू टू इंपोर्टेशन ऑफ पेटेंटेड आर्टिकल फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में कंपलसरी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल हो सकता है। इन सिचुएशंस में कंपलसरी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल हो सकता है। कब एप्लीकेशन फाइल होगा? आफ्टर 3 years has expired from the date of granting of the patent। अच्छा, फिर बोलता है जो भी एप्लीकेशन फाइल होगा ना, इट शुड कंटेन अ स्टेटमेंट। जो भी एप्लीकेशन फाइल होगा इट शुड कंटेन अ स्टेटमेंट। एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? इंटरेस्टेड पर्सन। तो उस स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए कि एप्लीकेंट का क्या इंटरेस्ट है, क्यों वो फाइल कर रहा है। सपोज सोलर वाले एग्जांपल में कौन फाइल कर सकता है? जो सोलर प्रोडक्ट बना रहा है और जो वो उस प्रोसेस को यूज़ करना चाहता है लेकिन प्रोसेस का लाइसेंस मिल नहीं पा रहा है। तो सोलर प्रोडक्ट जो बना रहा है, जो सोलर प्रोडक्ट बेच रहा है, वो इंटरेस्टेड है उस लाइसेंस में, तो वो अपना नेचर बताएगा कि क्यों मैं कंपलसरी लाइसेंस चाहता हूँ। वो फैक्ट्स बताएगा कि मैं क्यों एप्लीकेशन कर रहा हूँ। मतलब भाई, हाँ भाई, तू देख डिमांड 10,000 प्रोडक्ट की है लेकिन 1,000 प्रोडक्ट ही मार्केट में आ रहे हैं। देख तू भाई, 10,000 प्रोडक्ट की डिमांड है लेकिन 1,000 ही प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। यानी किस फैक्ट के बेसिस पे मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, plus any other prescribed particular। यानी every application should contain a statement stating the nature of the application's interest, facts upon which the application is based, and any other prescribed particulars। फिर बोलता है कि कंट्रोलर क्या करेगा, वो उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा, चेक करेगा, और उस एप्लीकेशन को कंसिडर करते टाइम वो 4 चीजें देखेगा। कंट्रोलर क्या करेगा? अभी तो उसके पास एप्लीकेशन आ गया है, तो कंट्रोलर क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को चेक करेगा, कंसिडर करेगा, और उसे चेक करते टाइम वो 4 चीजें चेक करेगा। क्या? एक, इन्वेंशन का नेचर क्या है, कितना टाइम हो गया पेटेंट ग्रांट हुए पे, और पेटेंटी ने क्या क्या स्टेप्स ले चुके हैं फॉर यूज ऑफ द इन्वेंशन।
व्हाट इज द नेचर ऑफ द इन्वेंशन, क्या वो ऐसा इन्वेंशन है जिसको थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में आने में, क्या वो ऐसा इन्वेंशन है जिसको बनाने में और मार्केट में लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई अगर थोड़ा टाइम लगता है तो उतना टाइम तो दो ना पेटेंटी को। तो बोलता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेंशन, कितना टाइम हो गया वो पेटेंट ग्रांट किए हुए, और दूसरा क्या क्या मेजर्स पेटेंटी ने एक्चुअली खुद से ले चुके हैं टू मेक यूज ऑफ द इन्वेंशन यूज करने के लिए। सेकेंड, अब एप्लीकेंट बोल रहा है कि भाई तू मुझे कंपलसरी लाइसेंस दे दे, बट क्या उसकी खुद की कैपेबिलिटी है वो पब्लिक एडवांटेज में यूज कर सके, क्या उसकी खुद की कैपेबिलिटी है कि वो उसको पब्लिक एडवांटेज में यूज कर सके। मतलब 10,000 प्रोडक्ट था, मार्केट की डिमांड थी, तो क्या उसकी खुद की कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 प्रोडक्ट बना सके। क्या पेपर एप्लीकेंट के पास कैपेसिटी है टू प्रोवाइड द कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या वो उतना कैपिटल लगा सकता है कि वो 10,000 प्रोडक्ट बना सके और वो इन्वेंशन को लार्ज स्केल में वर्कआउट ऑन कर सके। मतलब क्या एप्लीकेंट की खुद की एबिलिटी है कि वो पब्लिक एडवांटेज में यूज कर सके, वो उतना कैपिटल इन्फ्यूज कर सके ताकि पेटेंट की वर्किंग हो सके एट अ फुल स्केल कमर्शियल लेवल, या फिर क्या एप्लीकेंट ने पहले पेटेंटी के पास जाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। मतलब देखो, फर्स्ट तो उसको पेटेंटी के पास जाना चाहिए था ना कि भाई पेटेंटी साहब आप मुझे एप्लीकेशन दे दो। अगर अगर पेटेंटी ने एप्लीकेशन नहीं दिया विद इन रीजनेबल टर्म्स एंड विद इन रीजनेबल टाइम, तब जाकर वो कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकता है। तो बोलता है एप्लीकेंट के पास क्या उसने रीजनेबल एफर्ट्स लगाए थे टू ऑब्टेन द लाइसेंस एट रीजनेबल टर्म्स विद इन रीजनेबल टाइम। क्या वो पेटेंटी के पास गया था टू ऑब्टेन द लाइसेंस और उसने क्या एफर्ट्स लगाए थे कि वो उसको लाइसेंस मिल जाए इन रीजनेबल टर्म्स, फालतू के टर्म्स और कंडीशंस नहीं, एंड विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम जनरली 6 मंथ्स माना जाता है कि 6 महीने तक अगर लाइसेंस दे दिया, एप्लीकेंट ने अप्लाई किया और 6 महीने तक लाइसेंस मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अच्छा अब ना 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 11:02 हुआ है, 11:10 को वापस शुरू करेंगे क्लास, 11:10 को वापस शुरू करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंपलसरी लाइसेंस। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कंपलसरी लाइसेंसेस। कंपलसरी लाइसेंस का एक बार वापस जिस दे रही हूँ, कंपलसरी लाइसेंसेस मतलब ऑथराइजेशन देना किसी थर्ड पार्टी को ऑफ द वर्किंग ऑफ द पेटेंट विदाउट आस्किंग द परमिशन ऑफ द पेटेंट ओनर। ये कंपलसरी लाइसेंस हम क्यों देते हैं, क्योंकि कुछ ग्राउंड्स है जो पेटेंट होल्डर पूरा नहीं कर रहा है, कोई ग्राउंड्स है जो पेटेंट होल्डर पूरा नहीं कर रहा है। कंपलसरी लाइसेंस दिया जाता है पेटेंट ग्रांट होने के 3 साल बाद। मतलब कोई इंटरेस्टेड पर्सन या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पेटेंट ग्रांट होने के 3 साल बाद कंपलसरी लाइसेंस का एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। एप्लीकेशन फाइलिंग का क्या क्या ग्राउंड हो सकता है, तो बोलते हैं देयर आर 3 ग्राउंड्स। रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स पब्लिक के मीट नहीं हो रहे हैं, या फिर अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, या फिर जो पेटेंट है इट इज नॉट बीइंग वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स पूरे कब कब नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी 4 पॉइंट्स बोला कि भाई लाइसेंस ना देने के कारण ना किसी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी ट्रेड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर इंडिया की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, या इंडिया से एक्सपोर्ट मार्केट नहीं बन पा रहा है, या कमर्शियल एक्टिविटीज डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, या फिर अगर लाइसेंस दे भी दिया ना तो उस पर इतने कंडीशन इम्पोज कर चुके हैं कि ऐसे आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, यूज या हायरिंग में प्रॉब्लम हो रही है जो पेटेंटेड है भी नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था सोलर प्रोसेस, सोलर इन्वेंशन के कारण सोलर प्रोडक्ट्स चीपली नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, यूज, हायर इफेक्ट हो रही है जो पेटेंटेड है भी नहीं। थर्ड हमने बोला कि आप लाइसेंस दे तो रहे हो बट कुछ इंपोजिशन कर रहे हो, जैसे आप एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक डाल रहे हो, आप प्रिवेंशन ऑफ चैलेंजेस डाल रहे हो, या कोर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग इंपोज कर रहे हो, कोर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग इंपोज कर रहे हो, या फिर पेटेंट इंडिया पे वर्क तो हो रहा है लेकिन फुल कमर्शियल स्केल में नहीं हो रहा, या फिर इंडिया में वर्क इसलिए नहीं हो पा रहा फुल कमर्शियल स्केल में क्योंकि इट इज हिंडर्ड ड्यू टू इंपोर्टेशन ऑफ द पेटेंट आर्टिकल फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से मंगवाने के कारण वो इंडिया में उसका फुल कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा
अब कंपलसरी लाइसेंस के एप्लीकेशन में 3 बातें रहेगी कि भाई एप्लीकेंट का इंटरेस्ट क्या है, वो किस फैक्ट्स के बेसिस पे एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, और थर्ड उस पर बाकी सारी प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स रहेगी। फिर कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को देखेगा, समझेगा, और उसको लगता है कि हाँ भाई कंपलसरी लाइसेंस देना चाहिए तो वो दे देगा। लेकिन जब वो देखेगा समझेगा इस एप्लीकेशन को, तो वो क्या क्या कंसिडरेशन टेकअप करेगा, क्या क्या कंसिडरेशन टेकअप करेगा। तो बोलता है कि इन्वेंशन का नेचर क्या है, कितना टाइम इलैप्स हो गया फ्रॉम द ग्रांट ऑफ पेटेंट, कितना टाइम इलैप्स हो गया फ्रॉम द ग्रांट ऑफ पेटेंट, या वट एवर क्या क्या मेजर्स पेटेंटी ने खुद ने ले चुके हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंशन। फिर बोलता है एप्लीकेंट की एबिलिटी क्या है, कि क्या वो पब्लिक एडवांटेज पे इस पेटेंट पे काम कर सकता है, क्या वो इतना कैपिटल इन्फ्यूज कर सकता है कि पब्लिक एडवांटेज पे काम हो सके, कमर्शियल स्केल पे काम हो सके, क्या वो इन्वेंशन पे वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है। और सेकेंड, क्या एप्लीकेंट ने पहले पेटेंटी से रीजनेबल टर्म्स में लाइसेंस लेने की कोशिश की थी, प्राप्त करने की कोशिश की थी, और फिर भी लाइसेंस पेटेंटी ने उसको लाइसेंस नहीं दिया, तब जाकर गवर्नमेंट उसको कंपलसरी लाइसेंस देगा। तो बोलता है पहले कोशिश तो आप यही करो कि पेटेंटी आपको लाइसेंस दे दे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 85, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट का रिवोकेशन कब होता है, तो ना यहां पर क्या बात हो रही है समझना। हमने पेटेंट ग्रांट कर दिया है, ठीक है, 3 साल तक ना वो पेटेंटी ने उस पेटेंट को पे ढंग से काम नहीं किया, वो 3 ग्राउंड्स पे काम नहीं किया, तो क्या हुआ कि हमने कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर दिया। ठीक है, अब कंपलसरी लाइसेंस दिए हुए भी 2 साल हो गए हैं। क्या बोला मैंने, कंपलसरी लाइसेंस दिए हुए 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल होने के बाद भी वो तीनों ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी अभी भी पब्लिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो पा रही है, अभी भी अफोर्डेबल प्राइसिंग नहीं है, और अभी भी वो इंडिया के टेरिटरी पे काम नहीं कर रहा है। तो बोलता है इस सिचुएशन में जहां कंपलसरी लाइसेंस दे दिया, कंपलसरी लाइसेंस खत्म होकर 2 साल हो चुके हैं, मतलब कंपलसरी लाइसेंस दिए हुए 2 साल हो चुके हैं, और अभी भी पेटेंट वो तीनों ग्राउंड्स फुलफिल नहीं कर रहा है, तो बोलते हैं अगर वो तीनों ग्राउंड्स अभी भी है ना, तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन या सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है पेटेंट के रिवोकेशन के लिए, पेटेंट के डायरेक्ट रिवोकेशन के लिए। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि कंपलसरी रिवोक कर दो, कंपलसरी लाइसेंस रिवोक कर दो, मैं यहाँ बोल रही हूँ पेटेंट पूरा का पूरा रिवोक कर दो, पेटेंट का ही रिवोकेशन कर दो। अच्छा, फिर वही एप्लीकेशन में लिखा होगा कि भाई तेरा इंटरेस्ट क्या है, तेरे फैक्ट्स क्या है, एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा होगा, तेरा इंटरेस्ट क्या है, तेरे फैक्ट्स क्या है, तेरे अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स क्या है। फिर कंट्रोलर उसको देखेगा, नापेगा, समझेगा वो एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन के अगेंस्ट डिसीजन लेगा। लेकिन बोलता है कि भाई डिसीजन ना कंट्रोलर का को पूरी कोशिश करनी है कि वो डिसीजन ले ले विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। 87 बात करता है वो प्रोसीजर के बारे में कि अगर मुझे कंपलसरी लाइसेंस का एप्लीकेशन आया या मुझे रिवोकेशन ऑफ पेटेंट का एप्लीकेशन आया, तो फिर भाई उस केस में कंट्रोलर उस एप्लीकेशन से कैसे डीलिंग करेगा। हमने तो सिर्फ एक लाइन पढ़ ली कि कंट्रोलर सेटिस्फाइड है तो वो एप्लीकेशन को मतलब वो या तो कंपलसरी लाइसेंस दे देगा या रिवोक कर देगा, ये तो एक लाइन हो गई। लेकिन वो कैसे डील करेगा उसके एप्लीकेशन से, तो बोलते हैं कि अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड है प्राइमा फेसी कि भाई ऑर्डर तो पास किया जा सकता है, प्राइमा फेसी वो एप्लीकेशन को देखकर सेटिस्फाइड है दैट एन ऑर्डर फॉर ईदर कंपलसरी लाइसेंस और फॉर रिवोकेशन ऑफ पेटेंट कैन बी मेड, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ना नोटिफाई करेगा, किसको नोटिफाई करेगा, पेटेंटी को और इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिफाई करेगा। वो बोलेगा असिस्टेंट को, वो बोलेगा एप्लीकेंट को कि तू ना उन पे नोटिस सर्व कर, तो उन पे नोटिस सर्व कर, किस बात का नोटिस सर्व कर, कि मैंने ये एप्लीकेशन दिया है या तो कंपलसरी लाइसेंस का या रिवोकेशन का। तो ही विल डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू सर्व द नोटिसेस, प्लस वो खुद भी ऑफिशियल जर्नल में नोटिस पब्लिश करेगा, वो खुद भी ऑफिशियल जर्नल में उस नोटिस को पब्लिश करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, अब पेटेंटी और इंटरेस्टेड पर्सन को पता चल गया कि देयर इज अ पर्सन जो या तो कंपलसरी लाइसेंस लेना चाहता है या मेरा वाला पेटेंट रिवोक करना चाहता है, तो वो अपोजिशन फाइल कर सकता है, और वो उसमें लिखेगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन, मैं क्यों अपोजिशन फाइल कर रहा हूं भाई, और फिर कंट्रोलर दोनों की बातें सुनेगा, समझेगा, और फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। और जब भी कंट्रोलर ऑर्डर पास करता है ना फॉर अ कंपलसरी लाइसेंस, तो उसके पास फॉलोइंग पावर्स है। जब भी कोई कंट्रोलर ऑर्डर पास करता है फॉर ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंसेस, तो उसके पास 4 पावर्स है। उसके पास क्या 4 पावर्स हैं ये समझते हैं।
फर्स्ट, सपोज सोलर पैनल के बारे में जो मैंने कहा था कि एक सोलर पैनल ताकि ठीक से प्रोड्यूस हो सके उसका प्रोसेस मैंने क्या करवा लिया है, पेटेंट करवा लिया है। यानी क्या पेटेंटेड है, सोलर पैनल बनाने का प्रोसेस पेटेंटेड है। बट कितने हजारों लोग सोलर पैनल बनाते होंगे, ठीक है। अब बिकॉज वो प्रोसेस की पेटेंटिंग हो रखी है और वो पेटेंटी वो सोलर प्रोसेस को ढंग से यूज नहीं कर रहा है या लाइसेंस नहीं कर रहा है, तो वो हजारों लोग जो सोलर पैनल प्रोड्यूस करते हैं वो हजारों लोग अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से। तो बोलता है कोई ऐसा इंसान जो ऐसा मटेरियल बेचता है विच इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट, लेकिन बिकॉज लाइसेंसिंग नहीं दिया जा रहा है तो उसका मैन्युफैक्चर यूज या सेल प्रेजुडाइज हो रहा है। तो बोलता है जो एप्लीकेंट है मैं उसको तो कंपलसरी लाइसेंस दे ही सकती हूँ, जिसने एप्लीकेशन फाइल किया है कंपलसरी लाइसेंस के लिए, लेकिन मैं उसके सारे कस्टमर्स को भी दे सकती हूँ। यानी मैं एप्लीकेंट को तो दूंगी ही, लेकिन देयर आर 1000 पीपल जो और सोलर पैनल यूज करते हैं या सोलर पैनल बनाते हैं या सोलर पैनल पे बिजनेस करते हैं, तो मैं उन सबको भी लाइसेंस दे सकती हूँ। कंट्रोलर उन सबको भी लाइसेंस देने का पावर रखता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट से पहले कंपलसरी लाइसेंस का एक इंपॉर्टेंट नोट है। कंपलसरी लाइसेंस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोट है। वो नोट ये है कि कंपलसरी लाइसेंस के लिए कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ऐसा इंसान भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जो लाइसेंस होल्डर ऑलरेडी था। तो आप पूछो कि भाई वो क्यों लाइसेंस होल्डर ऑलरेडी है वो कंपलसरी लाइसेंस के लिए क्यों एप्लीकेशन फाइल करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके जो लाइसेंस के टर्म्स और कंडीशन होंगे वो सही नहीं होंगे। उसके लाइसेंस के टर्म्स और कंडीशंस में एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ चैलेंजेस हो सकता है, कोर्सिव लाइसेंस पैकेजिंग हो सकती है, या ऐसे टर्म्स और कंडीशंस हो सकते हैं जिसके कारण वो ठीक से उस इन्वेंशन को यूज नहीं कर पा रहा है। यानी एक इंसान जो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर है वो भी अप्लाई कर सकता है फॉर अ कंपलसरी लाइसेंस, वो भी अप्लाई कर सकता है। और सपोज उसने कोई एडमिशन किया होगा, यानी उसने कुछ बात एक्सेप्ट की होगी कि भाई तेरा तो पेटेंट बहुत सही है, तू तो बहुत सही से यूज कर रहा है। ये सब होने के बावजूद ही कैन अप्लाई फॉर कंपलसरी लाइसेंस। तो बोलता है एक ऐसा इंसान हु वाज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग लाइसेंस होल्डर, एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसेंस होल्डर था और उसने कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो बोलता है उस सिचुएशन में कंट्रोलर के पास दो पावर है। या तो वो एग्जिस्टिंग लाइसेंस को खत्म करके उसको एक नया कंपलसरी लाइसेंस दे दो, या वो एग्जिस्टिंग लाइसेंस को अमेंड कर दो ताकि वो जो टर्म्स और कंडीशन जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं थे वो हट जाए। यानी दोनों चीजें हो सकती है, या तो एग्जिस्टिंग लाइसेंस का कैंसिलेशन हो सकता है ताकि उसको नया लाइसेंस दिया जा सके, या उसके पुराना लाइसेंस अमेंड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज एक इंसान है मिस्टर ए, ठीक है। उसके पास एक्स का पेटेंट है, वाई का पेटेंट है, जेड का पेटेंट है। अब मिस्टर बी है, उसने अप्लाई किया है फॉर कंपलसरी लाइसेंस ऑफ एक्स, पेटेंट एक्स। लेकिन कंट्रोलर को ये समझ आ रहा है कि मैं एक्स का पेटेंट का कंपलसरी लाइसेंस तो उसको दे दूंगा, लेकिन वो इस एक्स पेटेंट को यूज नहीं कर पाएगा जब तक वाई और जेड इन्फ्रिंज ना हो जाए। यानी ये पेटेंट्स इंटरकनेक्टेड है। सपोज ये मेन इन्वेंशन है और ये दोनों उसके मॉडिफिकेशन है, हो सकता है ये दोनों उसके मॉडिफिकेशन है। तो बोलता है कि अगर एक्स का वो पेटेंट यूज नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज वाई और जेड इन्फ्रिंज हो रहे हैं, देन कंट्रोलर हैज द राइट कि एक्स वाई जेड तीनों का कंपलसरी लाइसेंस वो उसको दे दे, वो एक्स वाई जेड तीनों का कंपलसरी लाइसेंस दे सकता है, इवन दो बी हैड अप्लाइड फॉर ओनली एक्स। तो बोलता है अगर लाइसेंस इज विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन पेटेंट, नहीं, लाइसेंस एक से ज्यादा पेटेंट के लिए ग्रांट किया जा सकता है अगर एक पेटेंट इफेक्टिवली वर्क नहीं हो सकता विदाउट द लाइसेंस ऑफ अदर 2 या 3 पेटेंट्स। और लास्ट है, सपोज जब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंस देता है तो टर्म्स और कंडीशंस भी वही सेट करता है। अब जब
उसने टर्म्स और कंडीशन सेट कर दिया। अब जो कंपलसरी लाइसेंस वाला एप्लीकेंट है वो कंपलसरी लाइसेंस के दौरान 1 साल तक उसको यूज करते हो चुका है, वो इन्वेंशन वो 1 साल से यूज कर रहा है, प्रोडक्ट 1 साल से बना रहा है, बट 1 साल में उसको एक बार भी प्रॉफिट नहीं हुआ। यानी टर्म्स और कंडीशन ऐसे हैं विच लीड्स टू लॉस, टर्म्स और कंडीशंस ऑफ पेटेंट ऐसे हैं विच लीड्स टू लॉस, प्लस उसको 1 साल हो चुका है उस पेटेंट को यूज करते। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की प्रॉफिट कमाने की, उसको 1 साल हो गया कमर्शियली पेटेंट यूज करते हुए और अभी भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, यानी द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज एट लॉस। तो बोलता है दैट ही कैन रिक्वेस्ट द कंट्रोलर कि भाई आई ट्राइड माई बेस्ट बट द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट वर्किंग आउट, दे आर अ लॉस मेकिंग टर्म एंड कंडीशन, कैन यू प्लीज रिवाइज इट। तो कंट्रोलर हैज द पावर टू रिवाइज द टर्म्स और कंडीशन। ये हमने पढ़ा पूरा कंपलसरी लाइसेंस, यानी आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज ग्रांट ऑफ पेटेंट पढ़ा, आज हमने सरेंडर एंड रिवोकेशन ऑफ पेटेंट पढ़ा, और आज हमने पढ़ा कंपलसरी लाइसेंस। अब मैं बुक में जा रही हूँ और सिर्फ एक सबसे मेन टॉपिक बचा है, सिर्फ एक ही। कन्वेंशन एप्लीकेशंस वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं, एक मेन टॉपिक बचता है पेटेंट ऑफ एडिशंस। मैं बस वो पेटेंट ऑफ एडिशंस और डिस्कस कर लेती हूँ एंड देन वी विल बी डन विद द टॉपिक पेटेंट्स कंप्लीटली। किसी को भी कुछ डाउट होगा तो वो मुझे रीच आउट कर सकता है। पेटेंट ऑफ एडिशंस, ओके, What do you mean by patent of addition? वर्ड से समझ आ रहा है कि इट इज addition to something, इट इज in addition to something, करेक्ट। तो बोलता है जब एक एप्लीकेशन फाइल हुआ है किसी पेटेंट के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंप्रूवमेंट इन या मॉडिफिकेशन ऑफ एन इन्वेंशन डिस्क्राइब्ड या डिस्क्लोज इन अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नेमली द मेन इन्वेंशन एंड द एप्लीकेंट आल्सो अप्लाइज और हैज अप्लाइड फॉर अ पेटेंट फॉर दैट इन्वेंशन। क्या बोलना चाह रहा है, एक मेन इन्वेंशन था, एक मेन इन्वेंशन था, ठीक है, या तो मुझे उसका पेटेंट मिल चुका है, या तो मुझे उसका पेटेंट मिल चुका है, मतलब आई एम द पेटेंटी, आई एम द पेटेंटी, या आई एम इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द पेटेंट। मेन इन्वेंशन के लिए या तो मेरे को पेटेंट मिल चुका है या आई एम इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग पेटेंट, यानी आई एम द एप्लीकेंट, ठीक है। अब जब या तो उसका पेटेंट मिल चुका था या ये फाइलिंग स्टेज में था, मैंने इस मेन इन्वेंशन पे कुछ इंप्रूवमेंट किया, मैंने इस मेन इन्वेंशन पे कुछ इंप्रूवमेंट किया। अब ये जो इंप्रूवमेंट है ना, इसका मैं या तो सेपरेट सेपरेट पेटेंट ले सकती हूँ, इस इंप्रूवमेंट के लिए या तो मैं सेपरेट पेटेंट ले सकती हूँ या मैं इसको एज अ पेटेंट ऑफ एडिशन दिखा सकती हूँ, एज अ पेटेंट ऑफ एडिशन दिखा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेन इन्वेंशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये मेन इन्वेंशन से रिलेटेड है। तो बोलना चाह रहा है एक पर्सन जिसने मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट किया है किसी पेटेंट पे, ठीक है, तो वो इंसान अपने मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट के लिए या तो नया पेटेंट ले सकता है या उसको एज पेटेंट ऑफ एडिशन भी शो कर सकता है, ठीक है। और सपोज उसने पहले फाइल कर चुका था मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट के लिए एक सेपरेट पेटेंट, क्या बोल रही हूं, उसने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पेटेंट पहले ही फाइल कर चुका था, तो वो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसको एज अ इंडिपेंडेंट पेटेंट रिवोक कर दो, उसको आप एज पेटेंट ऑफ एडिशन ट्रीट करो। अगर उसने ऑलरेडी फाइल कर चुका था एज अ पेटेंट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी सेपरेट पेटेंट के लिए फाइलिंग कर चुका था और उसको बाद में लगा कि नहीं नहीं भाई मुझे सेपरेट पेटेंट की जरूरत नहीं है, तो देन ही कैन आस्क द कंट्रोलर टू रिवोक द सेपरेट पेटेंट एंड ट्रीट दिस मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट एज अ पेटेंट ऑफ एडिशन, ठीक है। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि जब तक मेन इन्वेंशन की फाइलिंग नहीं हो जाती तब तक पेटेंट ऑफ एडिशन की फाइलिंग नहीं हो जाती, और जब तक मेन इन्वेंशन पे पेटेंट नहीं मिल जाता तब तक पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, जब तक मेन इन्वेंशन की फाइलिंग नहीं हो जाती पेटेंट की तब तक पेटेंट ऑफ एडिशन की फाइलिंग नहीं हो सकती, और जब तक पेटेंट मेन इन्वेंशन पे पेटेंट ग्रांट नहीं हो जाता तब तक पेटेंट ऑफ एडिशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। बोलता है टर्म ऑफ पेटेंट, टर्म क्या होगा पेटेंट ऑफ एडिशन का, तो हमें पता है कि नॉर्मल पेटेंट का टर्म तो होता है 20 साल, 20 years, ठीक है, बट पेटेंट ऑफ एडिशन विल ऑल्सो हैव द सेम एक्सपायरी एज द मेन इन्वेंशन, से एक्सपायरी एज मेन इन्वेंशन। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि सपोज मुझे पेटेंट मिल गया था आज 2/5/2024 को मुझे मेन इन्वेंशन पे पेटेंट मिल चुका था। मेन इन्वेंशन पे पेटेंट मिल चुका था, यानी ये अब 20 साल तक मेरे पास रहेगा, 20 साल तक मैं इसकी पेटेंट होल्डर रहूंगी। लेकिन मुझे पेटेंट ऑफ एडिशन 5 साल बाद मिला, 5 साल बाद मिला। तो क्या 5 साल बाद मुझे और 20 ईयर्स मिलेगा या 15 ईयर्स मिलेगा? तो बोलता है मेरे पास 15 ईयर्स ही है, 15 ईयर्स ही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एक्सपायरी सेम डेट पे रहेगी। प्लस एक अदर बेनिफिट दिया है पेटेंट ऑफ एडिशन को। वो बेनिफिट है कि इनको कोई रिन्यूअल फी नहीं भरना पड़ेगा, कोई रिन्यूअल फी नहीं भरना पड़ेगा रिलेटेड टू द पेटेंट ऑफ एडिशन। सिर्फ मेन इन्वेंशन के लिए रिन्यूअल फी भरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर पेटेंट ऑफ एडिशन इज रिवोक्ड एंड इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पेटेंट, देन आपको रिन्यूअल फी भरना पड़ेगा, विच इज अ ओके पॉइंट। अच्छा, बोलता है कि पेटेंट ऑफ एडिशन शुड नॉट बी रिफ्यूज्ड। पेटेंट ऑफ एडिशन को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते मेरेली ऑन द ग्राउंड, मेरेली ऑन द ग्राउंड कि उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, दैट देयर इज नो इन्वेंटिव स्टेप। यार ये इम्प्रूवमेंट है ना, ये मॉडिफिकेशन है ना, इसमें इन्वेंटिव स्टेप होना जरूरी भी नहीं है। अगर मेन इन्वेंशन प्लस पेटेंट ऑफ एडिशन बनकर अगर इन्वेंटिव स्टेप है तो इनफ है। मतलब यू हैव टू सी नॉवेल्टी ऑफ द इन्वेंशन क्लेम विद along with the complete specification of the main invention and the patent of addition। क्या बोला मैंने कि हो सकता है पेटेंट ऑफ एडिशन न्यू ना हो सकता है पेटेंट ऑफ एडिशन में कोई इन्वेंटिव स्टेप ना हो सकता है पेटेंट ऑफ एडिशन ऑब्वियस हो, लेकिन इट शुड बी सीन अलोंग विद द मेन इन्वेंशन। आप पेटेंट ऑफ एडिशन को अकेले नहीं देख सकते, आपको पेटेंट ऑफ एडिशन को न्यू इन्वेंशन के साथ देखना है। और अगर वो न्यू इन्वेंशन के साथ उसमें इन्वेंटिव स्टेप है, अगर उसमें नॉवेल्टी है, तो देन इट इज इनफ। यू कैन नॉट रिफ्यूज अ पेटेंट ऑफ एडिशन just on the ground that the main invention, sorry, just on the ground that it does not involve any inventive step, it does not involve any inventive step in relation to the main invention। Of course it's possible because it's just an improvement here, modification। दैट इज इट। ये एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी अपन ने ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर ली है। अच्छा हाँ, लास्ट पॉइंट है वर्किंग ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन। वर्किंग ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन, देर आर सम जनरल प्रिंसिपल्स गिवन बाय द गवर्नमेंट कि पेटेंटेड इन्वेंशन को इस तरीके से वर्क अपॉन करो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आपके भी टॉप ऑफ द माइंड में आ रहा होगा कि इसको इंडिया के टेरिटरी पे वर्क अपॉन करना है, इसको अफोर्डेबल प्राइसिंग पे लेकर आना है, इसको फुल कमर्शियल लेवल पे वर्क करना है। पेटेंटेड इन्वेंशन इसलिए दिया जाता है ताकि इनोवेशन का पास ऑन हो सके। ऐसा नहीं कि इनोवेशन किसी के एक के हाथ में आ जाए, बल्कि इनोवेशन को आप दूसरों तक भी पहुंचाओ। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल है अपॉन द वर्किंग ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन। क्या बोलता है कि कोई भी पेटेंटेड इन्वेंशन शुड बी वर्कड अपॉन ऑन अ लार्ज कमर्शियल स्केल, इट शुड बी वर्कड अपॉन ऑन अ लार्ज कमर्शियल स्केल, इट शुड नॉट बी मेंट फॉर इंपोर्टेशन। उसको इंडिया में प्रोड्यूस करो, उसको सिर्फ इंपोर्ट मत करो इंडिया में। फिर इट शुड प्रमोट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी आपको पेटेंट दिया है, एक एक्सक्लूसिव राइट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ वो शेयर ही नहीं करो। आप पैसे बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी शेयरिंग तो करो, शेयरिंग तो करो। तो बोलता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए। Plus, invention should be used in the public interest, and the central government should also be allowed to use the innovation। ये तो अपन ने पढ़ा ही है that government can use the innovation merely for its own use। तो बोलता है पब्लिक जो पेटेंटेड इन्वेंशन है वो आप भी पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करो, प्लस आप गवर्नमेंट को भी यूज करने का राइट दो। अब वो इन्वेंशन को अफोर्डेबल प्राइसिंग पे लेकर आओ, आप वो इन्वेंशन को अफोर्डेबल प्राइसिंग पे लेकर आओ। प्लस जब भी आप वो इन्वेंशन पे काम कर रहे हो, मेक श्योर करो दैट देयर आर फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड। सपोज आप किसी को लाइसेंस कर रहे हो तो आप फालतू के टर्म्स कंडीशन मत लगाओ, आप कोर्सिव लाइसेंस पैकेजिंग डील्स वगैरह मत दो, यानी आप फेयर प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड मेंटेन करो वाइल डीलिंग विद द पेटेंटेड प्रोडक्ट या पेटेंटेड प्रोसेस। अगर आप इसकी हेडिंग भी लर्न कर लिए ना तो आप वहाँ कुछ ना कुछ लिखकर आ ही जाओगे।
worked on a large commercial scale, not for importation of patented articles, promotion of promotion of technological innovation, promotes public interest, protects public health by way of central government, यानी यूज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करता है तो पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट होता है, फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड मेंटेन करो और अफोर्डेबल प्राइसिंग रखो पेटेंट की। आई होप पेटेंट का रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। मैंने सारे चार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, कंपलसरी लाइसेंस का भी चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी। ये चार्ट्स बहुत इफेक्टिव चार्ट्स मैंने बनाए हैं, तो आई होप आप इस चार्ट्स का यूज़ करो। एंड एनी डाउट यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू मी। थैंक यू।